नमस्कार। अपनी बात को शुरू एक शेर से करता हूं। हम क्या करें सवाल अभी सोचा नहीं है, वो क्या देंगे जवाब धड़का अभी से है। यानी कि आप किसी से सवाल पूछने जाएं और अगर आपको ये लगे कि जवाब वो यही दे सकते हैं, तो फिर सवाल पूछने का मतलब क्या रह जाता। दरअसल चुनाव आयोग की और राहुल गांधी की जो टकराहट है और चुनाव आयोग की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद आपने बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे पक्ष विपक्ष की बहसें, बहुत सारे लेख पढ़ चुके हैं। मैं थोड़ी व्यस्तता की वजह से ये कार्यक्रम थोड़ा देरी से ये वीडियो अपलोड कर रहा हूं, लेकिन तब तक कुछ और जानकारी, कुछ नई बातों के साथ हाजिर हुआ हूं। मैंने सोचा देश एक ऐसे मोड़ पर देखिए आकर पहुंच चुका है जिसमें शायद पहली बार ऐसा हो रहा है कि संवैधानिक पद पर बैठा एक व्यक्ति यानी विपक्ष का नेता संवैधानिक संस्था के लोगों के मुखिया यानी मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को खुलेआम मंच से धमकी दे रहे हैं। एक विपक्ष का नेता जिसे कैबिनेट रैंक का दर्जा प्राप्त है, जो संवैधानिक पद है, संविधान में जिस पद का उल्लेख है, राहुल गांधी उस पद पर है। और दूसरी तरफ एक संवैधानिक संस्था जिसके ऊपर इस देश के लोकतंत्र को बचाने की सबसे महती जिम्मेदारी है। लोकतांत्रिक व्यवस्था चुनाव के जरिए मजबूत होता है, उसमें पारदर्शिता और निष्पक्षता सबसे मूल तत्व होता है। उस संस्था का मुखिया विपक्ष के नेता को धमकी भरे अंदाज में यह कहता है कि आप या तो शपथ पत्र दीजिए या एक हफ्ते के अंदर दीजिए, नहीं तो देश से माफी मांगिए। ऐसा भी शायद पहली बार ही हुआ होगा। यह खतरनाक मोड़ पर तब है जब संवैधानिक पद और संवैधानिक संस्था के लोग सारी मर्यादा को लांघने की दिशा में काम कर रहे हैं। एक आम नागरिक होने के नाते, एक आम जनता होने के नाते, यह तमाशा मैं कहूंगा कि जो चल रहा है उसमें आम जनता को, आम नागरिक को सच कैसे पता चले, उसे किसके पास जाना चाहिए। मुख्य चुनाव आयुक्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस या चुनाव आयोग ने क्या वो सारे सवालों के जवाब दे दिए जो राहुल गांधी के एक रिसर्च पेपर से वो गलत है, सही है, झूठ है, क्या है, मुझे नहीं पता। एक लोकतांत्रिक देश में विरोध करने का, अपनी बातों को रखने का, अपने रिसर्च को या अपने मत को रखने का अधिकार सबको है। विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी को यह पूरा अधिकार है कि वो चुनाव के नतीजों को लेकर, चुनावी प्रक्रिया को लेकर, अगर वो कोई फाइंडिंग उनकी है तो वो उसको सामने जनता के रख के सवाल पूछे। अब उनकी फाइंडिंग गलत है या सही है, यह बताने का काम चुनाव आयोग का है। लेकिन पहले ज्ञानेश कुमार जी जो मुख्य चुनाव आयुक्त बने दिल्ली चुनाव के बाद, यह पहला चुनाव उनकी सरपरस्ती में यानी मुख्य चुनाव आयुक्त रहते हुए हो रहा है। मेरे पिछले 25 वर्षों के यादाश्त में कम ही मौके, मुझे याद तो नहीं आता वैसे, हाल के दिनों में तो नहीं, कि चुनाव आयोग ने चुनावों की तिथियों को घोषित करने के अलावा किसी मसले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो। ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त बनने के बाद सबसे बड़ा फैसला या पिछले कई वर्षों का बड़ा फैसला बिहार में एसआईआर कराने का है। एसआईआर कराने का फैसला भी प्रेस रिलीज के जरिए बताया गया देश को कि अब बिहार में एसआईआर होगा। एसआईआर के जो नियम कानून थे वो भी प्रेस रिलीज के जरिए ही बताए गए। एसआईआर उस फॉर्म को, इन्यूमरेशन फॉर्म जो बिहार के वोटरों को भरना था, वो विदाउट किसी डॉक्यूमेंट के भी भर सकते हैं। इसके लिए भी एक विज्ञापन का सहारा लिया गया। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस पिछले 1.5 महीने में नहीं हुई। 24 जून को एसआईआर कराने का फैसला किया गया और 17 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। क्यों, क्या हुआ ऐसा? 7 अगस्त को राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के 5 मिनटों के भीतर ही मिसलीडिंग, देश से माफी मांगे, मिसलीडिंग, देश को मिसलीड करने वाली बात राहुल गांधी ने कही है। इलेक्शन कमीशन ने उसका सार निकाल दिया, बजाय इसके कि वो एक कहता कि आपने जो तथ्य सामने रखे हैं
उसकी जांच कराई जाएगी और देखा जाए। इस घटना को हम देखते हैं और ये सब कोई जिक्र नहीं हुआ। तो 17 अगस्त को चुनाव आयोग को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत क्यों पड़ी? सबसे पहला सवाल तो यही है। जब वो आमतौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता, जब एसआईआर कराने के लिए उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, नियम कानून बदलने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, तो फिर 17 अगस्त को क्या जरूरत थी? क्या इसलिए कि राहुल गांधी और तेजस्वी की बिहार में यात्रा शुरू हो रही थी और उस यात्रा से पहले चुनाव आयोग का पक्ष आ जाए? या जब भी आपको मालूम है कोई भी मामला सुप्रीम कोर्ट में या किसी न्यायालय में निलंबित रहता है तो उसकी सार्वजनिक चर्चा या वो पक्ष, जो भी एक पक्ष है, वो पक्ष उस पर कोई सार्वजनिक टिप्पणी करने से बचता है। बहुत सारे मामलों में संसद में भी इस मामले पर बहस नहीं होती कि ये मामला सब जुडिस है, और जो लोग संवैधानिक पदों पर बैठे हैं वो तो ये बात कहते ही है कि ये मामला सब जुडिस है, ये कोर्ट में है, लिहाजा इस पर अभी हम बात नहीं करेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त ने इतनी हिम्मत दिखाई कि जो मसला 22 अगस्त को अभी लिस्टेड है, अभी उनको एक डायरेक्शन मिला है, अभी ये इस पर केस चल रहा है, बावजूद इसके मुख्य चुनाव आयुक्त ने एसआईआर पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एसआईआर से जुड़े सवालों का भी जवाब दिया, जबकि अभी उस पर अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट का आना बाकी है। ऐसा क्यों हुआ? और क्या ज्ञानेश कुमार, जो कि आईएएस अफसर हैं और उनके खानदान में भी बहुत लोग हैं, वो बहुत पढ़े लिखे, अपने जमाने के टॉपर भी रहे हैं, तो क्या उन्हें इन चीजों की बारीकियों की जानकारी नहीं थी? पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने सवालों के जो जवाब दिए वो भी अपने आप में एक नए सवाल खड़ा करते हैं। जैसे आपने बहुत सारे वीडियोस देखे ही होंगे, लेकिन मैं कुछ और बातें कह रहा हूं जो शायद दूसरी जगह पर न सुनने को मिली हो। ज्ञानेश कुमार से एक सवाल पूछा गया मुख्य चुनाव आयुक्त से, जीरो हाउस नंबर को लेकर जो उन्होंने बात कही। उन्होंने कहा क्या? उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग रात में सोते हैं, घर होता नहीं है, सुबह उठ के चले जाते हैं काम पर, ऐसे गरीबों का मजाक उड़ाया जा रहा है। इसके बाद उन्होंने कहा बहुत सारे अवैध कॉलोनीज में, म्यूनिसिपैलिटीज में, पंचायतों में हाउस नंबर अलॉटेड नहीं रहता तो वो जीरो आ जाता है। आप लोगों में से कम लोगों को मालूम होगा कि ये 17 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो मुख्य चुनाव आयुक्त ने बात कही, उससे बिल्कुल विपरीत बात एक हफ्ते पहले बिहार के चुनाव से जुड़े चुनाव अधिकारियों ने एक वेबसाइट जिसका नाम न्यूज लॉन्ड्री है, उसकी एक स्टोरी पर अपना रिएक्शन देते हुए कहा था। न्यूज लॉन्ड्री ने 2,92,000, जिसमें फुलवारी की सीट, मनेर की सीट, गोपालगंज की सीट, गया की सीट, कई सीट ऐसी हैं जिसमें 5 से 15 सीट ऐसी हैं जिसमें 3,000 से ज्यादा वोटरों के मकान नंबर 0 है। शायद यह तथ्य आपको नहीं मालूम होगा। और कुछ सीटें ऐसी हैं जिसमें 5,000 से भी ज्यादा है। न्यूज लॉन्ड्री का यह दावा है कि 2,92,93,000 वोटर जो 0 मकान नंबर के साथ थे, क्योंकि वो इंटरेस्टिंग बात मैं उसमें बताने जा रहा हूं, तो उन्होंने जब चुनाव से जुड़े अधिकारी से उस पर कोट लिया कि ये 0 मकान नंबर कैसे हो गए, तो उन्होंने कहा यह गलती है। कई बार एड्रेस डालने में लोकेलिटी का नाम तो लोग डाल देते हैं, मकान नंबर नहीं डालते, तो बीएलओ जब मकान नंबर नहीं पड़ता है तो वो 0 आ जाता है। हम इसको रेक्टिफाई करेंगे और मकान नंबर उसमें डलवाएंगे। यह बिहार चुनाव से जुड़े अधिकारी ने न्यूज लॉन्ड्री वेबसाइट को यह बात 10 अगस्त को छपी स्टोरी में उसने कोट किया है, और 17 अगस्त को देश के मुख्य चुनाव आयुक्त कहते हैं 0 नंबर पढ़ने का तो यह कारण होता है। अब आप बताइए, एक फैक्ट और मैं आपके सामने देता हूं, आप विचार कीजिएगा। मैं कोई बहुत बड़ा एनालिस्ट नहीं हूं और रिसर्चर भी नहीं हूं, लेकिन अपनी सामान्य बुद्धि से और पत्रकारी बुद्धि से मैं एक सवाल आपके सामने रखता हूं, आप इसका जवाब दीजिएगा। देश में करीब करीब 146 करोड़ लोगों की जनसंख्या कही जाती है। अगर आप आधार के जरिए से जानकारी प्राप्त करेंगे या डेटा के हिसाब से जाएंगे तो 142 करोड़ लोगों से ज्यादा लोगों का आधार कार्ड बन चुका है। और अगर इलेक्टोरल रोल की बात करेंगे तो 2024 का लोकसभा चुनाव जो हुआ है वो 96.88 यानी 96 करोड़ 88 लाख वोटर, यानी आधार रखने वाले लोगों की संख्या 1.5 गुनी ज्यादा है वोटर आईडी कार्ड से।
स्वाभाविक सी बात है, 1-2 साल 4 साल के बच्चों से लेकर के 18 साल के बच्चों तक की संख्या वो उतनी होगी। इससे यह आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 18 साल से कम की पॉपुलेशन हमारे देश में कितनी है। कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने 18 साल के ऊपर भी होंगे, आधा नहीं बढ़ा। मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछता हूं, क्या इस देश के 142 करोड़ जो आधार रखने वाले लोग हैं, उसमें एक आदमी भी ऐसा है जिसका कि मकान नंबर 0 हो? आप बताइए। क्योंकि वो एड्रेस प्रूफ ही है आधार, इसलिए उसमें मकान नंबर तो पक्का होगा। तो जब सारे लोगों का 142 करोड़ लोगों का मकान नंबर 0 आधार में नहीं है, तो वो एक ही असेंबली में हजारों लोगों के मकान नंबर 0 कैसे हो जा रहे हैं? और इवन एसआईआर होने के बाद इलेक्शन कमीशन ने ड्राफ्ट रोल जो 1 अगस्त को अपनी वेबसाइट में डाला, उसमें 2,92,000, जैसा मैंने बताया आपको कॉन्स्टिट्यूंसीज के नाम, 2,92,000 जीरो हाउस नंबर वाले एसआईआर के बाद भी थे। बिहार के चुनाव से जुड़े अधिकारी कहते हैं इसको रेक्टिफाई किया जाएगा, और मुख्य चुनाव आयुक्त कहते हैं कि 0 नंबर तो हो सकता है, और ऐसे मतदाताओं के साथ चुनाव आयोग चट्टान की तरह खड़ा है। दूसरा सवाल, उन्होंने अपने शुरुआती उद्बोधन में कहा कि हम अपनी महिलाओं, अपनी माओं, बेटियों, बहुओं, बहनों की सीसीटीवी फुटेज दे सकते हैं क्या? अब आप एक बात बताइए, हमारी माँ, बहन, बेटी, बहू सबसे ज्यादा अगर दुकानों पे जाती हैं तो कहाँ जाती हैं? गहने की दुकानों पर, कपड़े की दुकानों पर, हॉस्पिटल्स, सब इन्हीं जगहों पर जाती हैं। और गहने की दुकान का 1 इंच भी ऐसा नहीं है जो सीसीटीवी की जद से बाहर हो। हर अस्पताल में सीसीटीवी लगा है, हर दुकान में सीसीटीवी लगा है, हर चौराहे पर सीसीटीवी लगा है, हर सड़क पर सीसीटीवी लगा है। इवन आपने पीछे कुछ वीडियोस देखे होंगे जिसमें महिलाओं, बहनों के साथ शर्मनाक हरकत करने वाले लोग भी सीसीटीवी के जरिए पकड़े गए। सीसीटीवी किसी के बेडरूम बाथरूम का थोड़ी मांगा जा रहा है। जो वोट देने जा रहा है उसका अगर सीसीटीवी लगा तो उसका फुटेज देने में यह कौन सा तर्क आता है कि बहन बेटियों का सीसीटीवी फुटेज कोई देगा क्या? बहन बेटियों का कौन सा सीसीटीवी फुटेज मांग रहे हैं? सीसीटीवी फुटेज वोट देने का मांग रहे हैं। यह तर्क समझ से परे है। तीसरी बात जो इंपॉर्टेंट और भी बात है, ज्ञानेश कुमार जी से जब यह पूछा गया, अच्छा हाँ मैं बताऊं, न्यूज लॉन्ड्री वेबसाइट ने यह दावा किया है कि वो 235 विधानसभा क्षेत्रों का वोटर लिस्ट को ही अभी एनालिसिस कर पाए थे 0 हाउस नंबर के साथ। तब तक राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद 8 विधानसभा सीटों का वो 0 नंबर का हाउस नंबर का रिसर्च एनालिसिस नहीं कर पाए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट पर मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट हटा दी और नॉन रीडेबल हो गई, यानी कंप्यूटर के जरिए उस लिस्ट को पकड़ा नहीं जा सकता था, पढ़ा नहीं जा सकता। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद और उसके पहले उस वोटर लिस्ट में चेहरा भी साफ दिख रहा था, नाम भी साफ दिख रहा था, एड्रेस भी साफ दिख रहा था, और मशीन रीड कर ले रही थी। इसलिए तेजी से आप समझ ही सकते हैं, अगर 1 अगस्त को अपलोड हुई और 7 अगस्त, 8 अगस्त, 7-8 अगस्त तक एक वेबसाइट ने 235 विधानसभा सीटों में 0 हाउस नंबर के लोगों को पता कर लिया, और वो 92, जैसा मैंने आपको बताया कि अगर वो उतने हैं तो फिर 8 का भी कर लेते हैं, लेकिन उसको नॉन रीडेबल कर दिया गया। जब ज्ञानेश कुमार से यह सवाल पूछा गया कि राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट को हटाकर आपने नॉन रीडेबल मोड में क्यों डाल दिया, उन्होंने कहा कि, उनका जवाब सुनिए, उन्होंने कहा कि मशीन रीडेबल दूसरी चीज होती है और सर्च करने वाली दूसरी चीज होती है। उन्होंने इस सवाल का जवाब ही नहीं दिया कि पहले मशीन रीडेबल थी और बाद में नहीं थी। उनका एक कहना था कि 2019 में ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मशीन रीडेबल ये निजता का उल्लंघन है। मतदाता सूची कोई प्राइवेसी वाली बात है क्या? मतदाता सूची में कोई प्राइवेट जानकारी क्या है?
और मतदाता सूची खुद ही इलेक्शन कमीशन कर रहा है कि उसने सारे पार्टियों के लोगों को मतदाता सूची दे रखी है। तो जब आप इलेक्शन में वोट देने जाते हैं, अगर 20 कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं तो 20 के एजेंट के पास सबकी मतदाता सूची रहती है, फोटो समेत सबके पास रहती है। उसमें क्या प्राइवेसी है? वोटर लिस्ट में किस बात की प्राइवेसी है कि उससे निजता का उल्लंघन हो जाएगा? सुप्रीम कोर्ट ने अगर दिया है तो उसके आगे की बात भी की जा सकती है। क्या आज के दौर में यह बात कही जा सकती है? बात इसकी नहीं है। बात इसकी है कि जो उन्होंने तर्क दिया कि जब उनसे सवाल पूछा गया कि महाराष्ट्र में 4 महीने में 40 लाख वोटर बढ़ गए, 40 लाख 18 साल से लोग तो बढ़े ही नहीं। उसका जवाब उन्होंने नहीं दिया। जब उनसे कहा गया कि ये सारे सवाल पूछा जा रहा था तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जवाब दे रहे थे, और चुनाव हुए इतने महीने हो गए, अब तो करीब करीब साल हो जाएंगे कुछ देर में, तो आप क्यों खामोश थे और मुख्यमंत्री जवाब दे रहे थे? इसका भी कोई जवाब ज्ञानेश कुमार ने नहीं दिया। सवाल ये नहीं है कि राहुल गांधी सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं, सवाल ये कि हमें पता कैसे चले कि वो सही कह रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। अगर ये सिर्फ इस पे रहेगा कि, और ज्ञानेश कुमार ने कहा, एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि आज के दौर में 7 करोड़ 90 लाख लोगों का एक महीने में एन्यूमरेशन फॉर्म अपलोड कर देना कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है और पहले ही हो गया। और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि 1.5 लाख 1 लाख या 1.25 लाख जो राहुल गांधी ने नाम बताए हैं, अगर उस वोटर लिस्ट के लिए आप क्या चाहते हैं, हम उतने लाख लोगों को नोटिस दें? क्या आप चाहते हैं उतने लोगों को हम एसडीएम क्या बुलाएं? ये मतदाताओं का अपमान नहीं है? ये कौन सा जवाब है भाई? अगर आप 7 करोड़ 80 लाख या 70 लाख लोगों का इन्यूमरेशन फॉर्म 24 दिन में भरा सकते हो, तो वो 1 लाख लोगों का तो 2 घंटे में करा लो। आपके पास इतनी ताकत है। या बीएलओ को भेज देते, आप कह देते हम जांच करा रहे हैं, देखते हैं इसकी सच्चाई क्या। और एक बार बिंदुवार राहुल गांधी ने जो जो बातें कही थी वो गलत है या सही, और अगर गलत है तो देश के सामने रखी जाए, अगर सही है तो वो रेक्टिफाई किया जाए। आप खुद ही कहते हैं कि एसआईआर से आप वोटर लिस्ट दुरुस्त कर रहे हैं, और राहुल गांधी ने ये कह दिया कि वोटर लिस्ट दुरुस्त होनी चाहिए। दुरुस्तीकरण में कुछ और दुरुस्त करने की अगर कार्रवाई चल रही तो फिर पता कैसे चले? जिन शब्दों का प्रयोग राहुल गांधी कर रहे हैं, वोट चोरी, वो मतदाता से नहीं कह रहे हैं, वो चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं। और ऐसे समय में जब संवैधानिक संस्था पर इतना बड़ा आरोप लगा है तो उसके सवालों के जवाब जो है वो नाकाफी है। और भी बहुत सारी बातें ऐसी उन्होंने कही जो कहीं से कन्विंसिंग नहीं थी। कुछ तथ्य मेरे दिमाग में आए तो मैंने सोचा आपके सामने रखा जाए। कुल मिला जुला के एक शेर है कि समझदार गुनहगार समझेगी दुनिया तुझे, अब इतनी सफाई भी न दे।